हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, और जैसा कि आप लगातार खबरों में देख रहे हैं, एक मूवी आई है जिसने जो है पूरे देश में एक अलग ही जो है माहौल बन गया है। और सभी सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल्स हों या जो स्टडी चैनल्स हों, सभी ने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बड़ी भयावह घटना है और मैं भी सोचा था इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, और बनेंगे ज़रूर। ये तो 100% आपके क्वेश्चन यहाँ से हम मिलने हैं। आपके किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इस कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मिलेगा ज़रूर। इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा इसको कवर करते हैं। और मैं वेट इसलिए कर रहा था कि मैं अभी मूवी को देखा नहीं था। फिलहाल मैं अब मूवी को देख चुका हूँ। फिर उससे मूवी को देखने के बाद मुझे जो समझ में आया कि क्या क्या क्वेश्चन उठाया जा सकता है, फिर मैं वो क्वेश्चन इसमें रखा हूँ। मूवी में क्या है, अच्छा है बुरा है, इस पर मैं कमेंट करने से थोड़ा बचूंगा, है ना। वैसे थोड़ी बहुत अगर चर्चा करने की बात कहेंगे तो मूवी में जो किरदार हैं वो तो ठीक है, इसमें कैरेक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किए हैं, उस दृष्टिकोण से मूवी अच्छी है। यदि आप कहानी के पर्सपेक्ट से समझते हैं तो मूवी मतलब जो कहानी है वो बहुत डरावना है। चूँकि इसमें बताया गया है कि 32,000 से प्लस जो है लड़कियों को क्या बना दिया गया, मुजाहिद बना दिया गया है ना, वो भी स्पेशली केरला में। तो केरला की जो लड़कियां हैं उसमें से सबको क्या है, आईएसआई का एजेंट बनाया गया। उन्हें सीरिया बगदाद वहाँ लेकर के गए सब, है ना। और आतंकवादी, है ना। इसमें इस मूवी में जो है अब ऐसी ऐसी इसमें घटनाएं हैं जिसमें हम लोग बयां भी नहीं कर सकते हैं। ये लड़की जो है पहले हिंदू लड़की थी। इसमें यही है कि 32,000 से अधिक लड़कियों का जो है धर्मांतरण किया गया है, ठीक है, जिसमें से हिंदू और क्रिश्चियंस, चूँकि केरला में क्रिश्चियंस ठीक ठाक मात्रा में रहते हैं और हिंदू, तो उन दोनों का धर्म परिवर्तन किया गया उन लड़कों द्वारा जो पहले से ही आतंकवादी यानी आईएसआई से जुड़े हुए थे, जो मुस्लिम लड़के थे, लेकिन नाम बदल करके कोई नाम बदल करके बिना नाम बदले भी, और इन्होंने जो है लड़कियों से जो है प्रेम प्रसंग किया, यानी कि इनसे शादी भी की या कई तरीके से ब्लैकमेल किया, और फिर इन्हें लेकर के गए काफ़ी सारी लड़कियों को बगदाद, बात समझ आ रही है, मतलब सीरिया उस वाले देशों में टेररिस्ट बनाया गया। और बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको मैं अब आप लोगों के सामने क्या ही कहूँ। मूवी बहुत भयावह है, अगर ऐसा हुआ है तो बड़ी दर्दनाक है घटना वो, ठीक है। तो फिलहाल मैं उस चीज़ पे नहीं जाता हूँ, है ना। हम लोग ये देखते हैं हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बनेगा। वैसे आप लोग अगर देखना चाहें तो इस मूवी को देखें, मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, स्पेशली आप लड़कियों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, किस तरीके से बरगलाया जाता है, कैसे एक तरीके से मानसिक रूप से मोनिपुलेट लोग कर देते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं बरगलाने वाली स्थिति को, तो ऐसा भी उसमें हुआ है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। ये इसमें जो है स्पेशली इन 4 लड़कियों की कहानी बताई गई है। इन 4 लड़कियों में और जो मुख्य किरदार में है ये है, ठीक है, फिर ये लड़की है, और ये जो कैरेक्टर है ये पहले से, ये चारों रूममेट रहेंगी, समझो ये चारों नर्सिंग करने गई थी केरला में, है ना, केरला के ही अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो नर्सिंग करने जाती हैं। तो ये पहले से ही रूममेट है, बाकी ये मुख्य अदाकार है तो ज़्यादा इसका कहानी दिखाया जाएगा। और ये 3 लड़कियां, इसमें से ये क्रिश्चियन है और ये 2 हिंदू हैं, ठीक है, और ये पहले से ही आईएसआई से संबंधित है। तो वो मित्र बन के रहेगी, सहेली बन के रहेगी, और बीच बीच में जगह जगह पे इन दोनों को, चूंकि ये बदलती नहीं है, कैथोलिक रहती है, ठीक है, तो इसके साथ भी बड़ा दुष्व्यवहार किया गया, ड्रग्स वगैरह मिला करके, है ना। तो बड़ी भयानक स्थिति इसके साथ भी घटती है, और ये तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है फाइनली, और ये लड़की अंत में अमेरिकन
अमेरिकी आर्मी जो है पकड़ती है, तो यही कहानी लास्ट में सुना रही होती है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब देखिए, ये पहले हिंदू लड़की थी, बाद में कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट कराने का जो है मुख्य जो इस लड़की, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही इधर उधर बहलाएंगे फुसलाएंगे। हो सकता है कोई सहेली सखी हो, है ना, आप कहीं गई हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, वहाँ मिल सकते हैं। तो इसमें कहानी में यही दिखाया गया है। और ये सिलसिला जो है, अगर ये तीनों, जैसे इसमें ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, क्योंकि इसकी जो है नग्न तस्वीरें जो हैं वायरल कर दी जाती हैं लड़कों के द्वारा। अब इसके वो दोस्त होते हैं, चूंकि पहले से सब मामला चल ही रहा, पूरा एक रैकेट चल रहा होता है, तो इनका जो है इस तरीके से इनको जैसे भी करके कि तुम्हारा भगवान तो खुद ही नहीं अपनी सुरक्षा कर पा रहा है, तो तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है और तुम जो है इस्लाम कबूल कर लो। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे मिडवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो शब्दावलियाँ रहती हैं, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक भी इस बात को कहा। ऐसे बहुत सारे जो शासक कहते हैं ना कि तुम्हारा धर्म सच्चा नहीं है, और जो धर्म सच्चा नहीं है, यानी कि मुस्लिम धर्म को जो नहीं अपनाता है, वो क्या है, काफिर है। तो ये लड़की जो है अपने पिता के ऊपर जाके थूकती है इस कहानी में। अब पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, छोड़ो, तुम लोग देख लेना कभी मौका लगे तो, है ना। तो अब इसमें जो है कैरेक्टर का नाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी चर्चा की है अपने भाषण में। बात समझ आ रही है ना, कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो और बाकी सभी जो है बड़े लोग जो है इस पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसकी चर्चा किए हैं, फिल्म देखे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये बनने के मामले में काफ़ी जो है। अब देखिए इसको, अब आप देख लीजिए कौन कौन इसमें कैरेक्टर रहा। लीड रोल में अदा शर्मा रही, जो बाद में फातिमा बनती है। ठीक है, फातिमा, और उसका कुछ नाम, अब चूँकि केरला में हिंदू नाम तो थोड़ा सा जानते ही हैं, अन्नी कृष्णन ऐसे करके उन्नी कृष्णन है। और ये इनका जो ये नीमा जो बनी है, ये है योगिता बिहानी, नाम याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये नाम ये याद रखना है, अदा शर्मा लीड रोल। ठीक है, बाकी का आप सुन लीजिए। देखिए सिद्धि ईदानी, ये गीतांजलि रहती है, तो ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, मतलब मुस्लिम बनती नहीं है। हालांकि ये लोग साफा वाफा पहनने लगती हैं, क्या कहते हैं वो, बुरका, हाँ। फिर और सोनिया बिलानी, ये आसिफा बनी रहती है, और ये लड़की की जो अदा शर्मा है मेन एक्ट्रेस, उसकी माँ, है ना, नाम क्या है, हाँ, देवाशिनी। तो ये कैरेक्टर में आपको इस कैरेक्टर को ध्यान रखना है। यही जो है 5 मुख्य कैरेक्टर हैं पूरे फिल्म में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अब यहाँ से पूछा जाएगा और यहाँ से। तो इसके डायरेक्टर कौन है भाई, सुदीप्तो सेन, है ना, सुदीप्तो सेन। अब ये इसलिए क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया है, तो मैं इसको कैसे खारिज करूंगा, है ना। कोई वो मतलब लोगों ने कहा कि इसको बैन करिए और रिलीज मत होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग गए, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें यही तो दिखाया गया है ना कि किस तरीके से इसमें मुस्लिम धर्म पे कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे धर्म के खिलाफ ये बात हो रही है। क्योंकि जो भी उसमें जो कहानियां दिखाई गई, क्योंकि लड़कियों को मुस्लिम ही तो बनाया जा रहा था, और फिर उन्हें श्रीलंका या बांग्लादेश से निकाल करके फिर धीरे धीरे, अब सोचिए, सीरिया वाले क्षेत्र में लेके जाना। वैसे मैं जब मूवी देखा तो रूह कांप गई थी मेरी। हाँ, अब देखिए निर्माता जो इसके प्रोड्यूसर हैं, ये विपुल अमृतलाल शाह। कई बार सिर्फ इतना अगर पूछेगा तो विपुल शाह नाम ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है, विपुल अमृतलाल शाह ये पूरा नाम है। तो अब याद रखेंगे, निर्देशक यानी डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, और प्रोड्यूसर यानी निर्माता विपुल अमृतलाल शाह या विपुल शाह। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अदा शर्मा साउथ एक्ट्रेस है ना, काफ़ी जो है, और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आगे, अन्य क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, है ना। चूंकि केरला की बात है तो केरला से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
और क्वेश्चन हम लोग क्या क्या देखिए, पॉलिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन जाएंगे उसकी भी चर्चा कर लेंगे, केरला से संबंधित भी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये हमारा भारत है और भारत में ही ये केरला है। ठीक है, केरल है, देखिए इसमें टोटल 14 जिले हैं, समझ रहे ना, हाँ 14 जिले हैं। और प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध ये राज्य है। इस राज्य, ये भी राज्य जो है प्रकाश में आया था 1 नवंबर 1956 के, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था उस समय। ठीक है, क्योंकि भाषाओं के आधार पर राज्यों को तोड़ा जा रहा था, है ना। तोड़ना क्या है, क्योंकि देखिए पहले जो है, अब जवाहरलाल नेहरू साहब इस मूड में बिल्कुल नहीं थे कि भाषाओं के आधार पर राज्य बांटा जाए, बात समझ आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ, एक उस समय के साउथ इंडिया के ही नेता रहे पोट्टी श्री रमल्लू। ठीक है, उन्होंने बड़े लंबे समय तक क्या किया, उपवास किया। उपवास करना क्या हम कहेंगे उसे, अनशन करना, है ना, कि राज्यों को जो है भाषाओं के आधार पे बांटिए। तो उनकी उससे मृत्यु हो गई प्रदर्शन से, या हम उपवास से क्या, उपवास जैसे गांधी जी किया करते थे, अनशन कहते हैं उसको। तो फाइनली जो है मामला गंभीर देखते हुए नेहरू साहब ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, और उसके तहत 1 नवंबर 1956 को कुछ राज्य, जिसमें से हम 6 स्पेशली जानते हैं, प्रकाश में आए, भाषाओं के आधार पर उन्हें अलग अलग किया गया। ठीक है, तो उसमें से केरल भी था। वैसे केरला से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि देखिए, भारत की जो सबसे पहले यूरोप वालों ने खोज की थी, तो उसमें क्या नाम था, वास्को डी गामा। तो ये भी तो आया था, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा ना अब यहाँ से। तो वास्को डी गामा कब आया था भारत में, 1198 में। अच्छा हाँ, ठीक 1498, 1100 तो 1192 और 94 वो तो युद्ध है, हाँ 300 साल का अंतर 1498 में वास्को डी गामा खोजता है ना। तो वो केरल में ही आके उतरा, और केरल में कहा, हाँ किस जगह उतरा था, कालीकट, केरल के कालीकट में उतरा। और वहीं पे राजा जिमोरिन हुआ करते थे, भाई साहब ने बड़ा स्वागत किया, है ना। तो ये कुछ कहानी वहां से हो जाएगी, ये 1498 है। बाकी अब देखिए कुछ चीजें, जैसे भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य, चलिए ठीक, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हो गया, मैंने कहा राज्य पुनर्गठन जब शुरू हुआ। तो मलयालम केरल की प्रमुख भाषा है, मलयाली भाषा बोली जाती है। क्षेत्रफल के मामले में 21वां है, क्षेत्रफल के मामले में राज्यवार में 21वां है, और 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाता है जनसंख्या के मामले में, 2011 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। 14 जिले हैं, ठीक है। इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मामला गंभीर हो गया, इसलिए क्वेश्चन अब यहाँ से पूछ लेगा। भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वैसे देख लीजिए 38,863 वर्ग किलोमीटर। केरल की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है, सबसे अधिक 2011 के अनुसार हम बात करें तो 94 के आसपास, 94, अब तो लगभग मुझे लगता है 97 के आसपास हो जाना चाहिए था, हो गया होगा, या हो सकता है 100%, मुझे उम्मीद है। तो उस समय के अनुसार 94% जो है लिटरेसी रेट था केरला। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है हाँ साक्षरता के मामले में केरल ही है। अब इसको अगर पढ़ते समय आपको ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि जो यूटी हैं, जैसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से कौन सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी सबसे अधिक है, सर्वाधिक। टाइम हो गया तो ध्यान रखेंगे। आप लोगों को दिमाग में ऐसा लगेगा अच्छा दिल्ली हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, ऐसा ना, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। हाँ सही क्या बताया था, तो याद है? तो लक्षद्वीप जो है, ये मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ कि जब आप कभी भी पैरेलल तरीके से जो भी क्वेश्चन बनता है तो तुरंत उसको भी देख लीजिए। जैसे हम पॉलिटी में बात करते हैं, मैं राष्ट्रपति को बताता हूँ तो तुरंत राज्यपाल को भी बताता हूँ, उससे क्या चीज़ें जल्दी आसान तरीके से याद हो जाती हैं। तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासितों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सोचिए एकदम से यहाँ पे है ना। हाँ बाकी पड़ोसी तो हम जानते ही हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, ये सब 3 ही इसके पड़ोसी हैं। और इसे नारियल
के पेड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, और उपाओं से क्वेश्चन पूछेगा ही, उपाओं से, प्राकृतिक सुंदरता से भरे राज्य को, केरल को भगवान का अपना देश भी कहा जाता है। तो भगवान का देश जिस राज्य को कहा जाता है वो है केरल। इस बात को समझिए। हाँ, अब भगवान के अपने देश में ही क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ 32,000 से अधिक, तो वहाँ पे क्या हुआ, भगवान को न मानने वाले, यानी कि भगवान को मानने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया गया। ठीक है, और भी इससे क्या बन जाएगा, अगर उपमा से बात करें तो मसालों की रानी राज्य को ही कहते हैं ना। और मसालों में अगर कोई रानी है तो क्या है, तो इलायची है ना। अब थोड़ा सा और हम लोग, सब दिख रहा है ना, थोड़ा और बेहतर तरीके से एक बार और देख लेते हैं। सब कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनने के जो है आसार बने हुए हैं। सबसे पहले इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और स्थापना जो है 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में पिनराई विजयन साहब हैं, श्री पिनराई, हाँ सीएम। और अभी के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है, वर्तमान के। क्षेत्रफल बात हो गई थी, जनसंख्या छोड़िए, 333,87,677, इतना नहीं पूछेगा। 14 जिले हैं। राज्य की जो विधायिका है एक सदनी है। एक सदनी का मतलब इसमें यह है कि इसमें विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। हर जगह विधान परिषद है भी नहीं, है ना। कुछ जगह जैसे यूपी, महाराष्ट्र, अभी छोड़िए, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कभी। अच्छा, उसको मैं कभी ट्रिक से बताऊंगा, क्योंकि कई बार जो है गड़बड़ कर जाते हैं लोग कि एमपी को भी जोड़ दिए, कहीं राजस्थान को जोड़ देते हैं। तो हाँ, ये ध्यान रखना होता है। देखो, विधानसभा और विधान परिषद का मतलब ये होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो ऐसा लोकसभा के हिसाब से विधानसभा होता है उसी के तर्ज पर, और जो राज्यसभा के तर्ज पे होता है वो होता है विधान परिषद। तो वो हर जगह नहीं है, द्विसदनात्मक हर जगह नहीं है भारत में, ठीक है। तो विधानसभा की सदस्य सीटों की संख्या 141 है। लोकसभा, यानी कि लोकसभा की सीटों की संख्या किसी राज्य में रहती है ना, तो वहाँ पे 20 है, और राज्यसभा में 9, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे ज्यादा अगर पूछ लेता है कि लोकसभा सीटों की संख्या किस जगह पे है, किस राज्य में, बेटिया यूपी में 80 सर्वाधिक, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31, है ना। तो राज्यसभा लोकसभा जानते ही हैं क्या है, अब उस पर क्यों ही चर्चा करें, हम लोग फिलहाल इस पे चर्चा करते हैं। अब यहां से आगे क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट और अधिक जो है, राज्य की जो पशु है वो हाथी है। हाँ, पक्षी जो है ग्रेट हार्नबिल, वही पक्षी है। हाँ। अब देखो, राज्य की पक्षी एक और जगह पे है केरला के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, याद है कि नहीं। हाँ। अरुणाचल प्रदेश की भी राज्य पक्षी जो है ग्रेट हार्नबिल ही है। अब यहाँ से क्वेश्चन, केरला और अरुणाचल प्रदेश की जो है राज्य की पक्षी ग्रेट हार्नबिल है, लेकिन हार्नबिल महोत्सव मनाया कहाँ जाता है, नागालैंड में, ठीक है। तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, बस ये ध्यान रखना है कि गड़बड़ ना करें आप। ग्रेट हार्नबिल पक्षी जो है राज्य की पक्षी 2 राज्यों का है, लेकिन वहाँ का त्योहार नहीं है, वो नागालैंड का है ना। वहाँ मैं दिखाया था कि देखो, ये एक इस छोर पे है और एक उस छोर पे है ना, पूर्वोत्तर में। और एक चीज ये भी है कि यही तो बताता है कि जंगल जो है, अगर ग्रेट हार्नबिल जंगल में है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जंगल क्या है, हरा भरा है, यानी कि स्वस्थ जंगल है, समझ रहे ना। हाँ, गुड, जंगल का किसान भी इसे कहते हैं। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है। तो जंगल का किसान ग्रेट हार्नबिल को ही कहा जाता है। अब राजकीय फूलों में हम बात करेंगे तो अमलतास होता है। वृक्ष अगर बात कर लें तो नारियल, भाई नारियल का ही राज्य है, तो नारियल का देश कहा जाता है। राजकीय जो फल है वो कटहल है, केरला का, है ना। प्रमुख भाषाएं तो मलयालम है। राजकीय मछली जो है ग्रीन क्रोमाइड, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, जनगणन तो जरूर ध्यान रख लीजिए, 860 2011 के अनुसार। और लिंगानुपात जो है 1084, यानी कि अब सोचिए महिलाएं, ठीक है। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ ISI ने जो है अपना
टारगेट बनाया क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, ये भी एक वजह है ना। तो ये भी हो सकता है। जो पहले राज्यपाल थे वो विश्वनाथ हैलेट साहब थे, प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के जो बने। EMS नंबीदुरीपद है ना, और समुद्र तट टोटल 595 किलोमीटर उसकी समुद्री। अगर पूछ लेता है कि सबसे लंबा समुद्र तट किसका पाया जाता है स्टैटिक जीके में, तो किसका हो जाएगा? हाँ, सबसे लंबी तट रेखा वाला, अरे पागल लड़की हो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो बांग्लादेश। हाँ बहुत सही दिमाग नहीं काम कर रहा तुम लोगों का। तो देखिए ऐसा लगेगा लोगों को आंध्र प्रदेश होना चाहिए, लेकिन गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। ठीक है, वो बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन शेयर करता है ना, 4096-98 के आसपास। अब देखिए ISI के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, बहुत नहीं चर्चा करने के मूड में हूँ, बस ये है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बस थोड़ा सा ऐसे ही है ना। उसका बड़ा सा नाम था बगदादी का, उसने जो है इन चीज़ों को शुरू कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, तो 2014 में शुरू हुआ। इसका नाम हो जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, या आगे एंड द लेवेंट या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISII है ना। और जून 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इनका क्या मामला है छोड़िए, ये इन लोगों का सीधा सा मतलब अभी ISIS है ना। हाँ इन्हीं लोगों ने तो धर्मांतरण करा के लड़कियों को जो है मुजाहिद बना करके ले गए। यानी कि इसमें क्या है, या तो एक बम वो हो जाते हैं, और कई बार होता है कि किसी के ऊपर बम खुद बांध करके है ना जंप कर जाते हैं लड़कियां। अभी कुछ पहले न्यूज़ में दिखा रहा था कि एक लड़की जो है पूरा बुर्का पहनी थी और अंदर पूरा बम बांधे हुए हैं, न्यूज़ में दिखा रहा था। विस्फोट करा लेती हैं अपने आप ही है ना। इतना उन्हें, और उसमें तो ये भी दिखाया जा रहा था कि उन्हें कुछ पिकल्स गोलियां दी जा रही थी ड्रग्स के रूप में, तो उसको खा करके लोग कुछ भी कर लेते हैं। और चूंकि वहाँ के वीडियोस कई बार वायरल होते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे गर्दन काट रहे होते हैं। उस मूवी में इतना भी दिखाया था कि एक लड़की ने लिपस्टिक लगाया था, अब उसकी वजह से उस लड़की का हाथ काट दिया जाता है वहाँ पर, केरला में नहीं, हाँ मूवी में इराक ईरान यानी कि हम कहें तो बगदाद वाले क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि वो कई सारे और देशों को क्रॉस करते हैं सब इलीगल तरीके से। तो पर्टिकुलर किस जगह पे वो दिखाया गया था वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, 2-3 देशों को वो क्रॉस करके उसमें फिल्म में दिखाया गया है। तो उसमें दिखाता है कि उस लड़की ने लिपस्टिक लगाया ही था, इसी की वजह से उस लड़की का हाथ काट दिया जाता है, ISI वालों ने काट दिया, और उसके पति की जो है गर्दन काट दी जाती है क्योंकि उसने मना नहीं किया था। हाँ वो हराम माना जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का, मतलब इतनी बड़ी सजा इस चीज़ के लिए तो काफ़ी जो है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, केरला के कुछ महत्वपूर्ण जो त्यौहार, क्योंकि त्योहारों का एक बड़ा सा इसमें जो है बहुत बेहतरीन तरीके का ये जो राज्य है, तो उसमें त्यौहार बहुत बढ़िया बढ़िया मनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन जहाँ से खूब पूछता है त्योहारों से पूछता है इसमें, जैसे ओणम सबसे ज़्यादा बार पूछता है ना। तो केरल बोट फेस्टिवल, तो देखिए केरल बोट फेस्टिवल ये शांत बैक वाटर में कुछ रोमांचकारी काम होता है, मतलब नौका दौड़ होता है ना, तो नौका दौड़ कहते हैं। फिर सिर्फ नौका दौड़ कह देगा तब भी, या बोट फेस्टिवल कह देगा तब भी। तेय्यम महोत्सव भगवान के नृत्य को निहारने के लिए या निहारा जाता है, मतलब इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा है कि इसका मतलब ओणम में केरल का राज्य उत्सव ओणम को ही कहा जाता है, और ये फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे हम ओणम देखते हैं, पोंगल देखते हैं, बैसाखी देखते हैं, ये फसल के टाइम पे ही तो मनाई जाती है ना, फसल कटने के उपलक्ष्य में, खुशी में। मंदिर उत्सव साक्षी के केरल की भव्यता, ये त्योहार है। विशु काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मलयाली वर्ष का पहला दिन मनाया जाता है। ठीक है, अट्टुकल पोंगला है ना, पोंगाला महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा इसमें लगाया जाता है। उसके बाद क्रिसमस आता है लेकिन साल में एक बार, और यह खुश होने का
समय है। तो क्रिसमस त्यौहार तो जानते ही हैं, तो सभी ठीक है, एक बार आता है। फिर महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है यहाँ पर, और मकर विलक्कू है ना, चिरुथिरा, भगवान पद्मनाभन का आराट्टू, उसके बाद अम्बाला पूजा, अरट्ठू, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार जिसमें मैंने पहले ही स्टार बनाया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे बहुत। मैं आपको थोड़ा सा आपको चित्र में एक दो त्योहारों को विजुअलाइज करके दिखा दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओणम देखिए, कुछ इस तरीके से ओणम मनाया जाता है यहाँ पर, है ना, बहुत बेहतरीन है, कभी कभी घुमा जाएगा वहाँ पे। यही तो है नौका दौड़, बोट फेस्टिवल। हाँ, ये देखो इतनी लंबी लंबी नाव होती हैं, और ये सब प्रतियोगी हैं। देखो सब एक जैसे वस्त्र पहने हैं, और सभी के सब चप्पू चप्पू चलाते हैं। मूवीज में कई बार देखे होंगे आप लोग, है ना। और मूवी में यही दिखाता है कि पीछे रहता है हीरो वाली नाव, वो बाद में जीत जाती है। ये तो हमेशा से रहता है, अभी एंड मौके पे आगे आ जाती है। तो ऐसे ही प्रतियोगिता होता है वहां पर, बहुत सारे लोग होते हैं और सब चप्पू चलाते हैं, है ना। तो काफी जो है बेहतरीन बेहतरीन त्योहार मनाया जाता है। त्रिशूल पूरम भी एक त्योहार है जो मनाया जाता है। तो हाँ, तो हाँ, तो थोड़ा और अगर चर्चा कर लें, अब इसमें पॉलिटिकल तरीके से देखें तो जो धार्मिक स्वतंत्रता वाले से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 भी पूछ लेगा, है ना। मैं आपको चलिए डायरेक्ट उसी पे ले चलता हूं। क्या हो गया, अब देखिए अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि भाई हाँ, आप किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से अबाध रूप से मान सकते हैं। आर्टिकल 25 में 25 में कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के हाँ चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका ब्रश का जो है कलर चेंज किया जाए। अरे नहीं दिख रहा है, बढ़िया। चलो, ये वाइटनर वो लिया, हाइलाइटर लिया हूँ ना इसलिए। तो 25 में क्या गया है, कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को हाँ मान सकता है, अपना सकता है ना, अबाध रूप से। यानी कि इसका जो सेंटेंस पूरी तरीके से अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 कहती है। तो देखिए सबसे पहली बात ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है ना। हम जानते हैं जो मौलिक अधिकार है हमारे, मौलिक अधिकारों में कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, पहले 12 और 13 में परिभाषा, उसकी निधियों से संबंधित, फिर 14 से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है समानता, फिर ऐसे चीजें बढ़ती जाती हैं आगे। तो हम इसमें जो है अगले कड़ी में क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित ये पूरा 4 जो है आर्टिकल आते हैं। फिर 26वां जो आर्टिकल, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 26वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति जो है अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न कर सकता है, वो उसलिए स्वतंत्र है, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। उसके बाद 27 में कोई भी विशिष्ट धर्म का व्यक्ति, है ना, हाँ उसमें चंदा या कुछ, कुल मिलाकर टैक्स फ्री किया गया है धर्म को, बस हमारे भारत में टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये मुद्दा है बस। ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में जो लिखा हुआ है हमारे संविधान में, वो क्या लिखा हुआ है, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी जाती है ना। कर जो टैक्स जो है वो वसूला नहीं जाता है। हाँ कई बार, हाँ कोई भी जैसे दान देते हैं ना सब, तो कई बार जो है ब्लैक मनी को व्हाइट भी हमारे भारत में खूब लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसी तरीके से ऐसा होता है, ऐसा मतलब हम लोग कह सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है, जैसे इसमें क्या है, कर है तो टैक्स फ्री है, लेकिन कई बार शुल्क लिया जाता है कुछ जगहों पर, है ना। अब गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट कुछ कराती है धार्मिक संबंध में कुछ ऐसा, तो थोड़ी बहुत कई बार कुछ जगहों पर, हाँ नहीं तो टैक्स नहीं लिया जाता है, कर नहीं लिया जाता है। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी धर्म हो
उसमें करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी जाती है हमारे 27 में। आर्टिकल 28 यानी कि 28, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। तो इसमें क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है ना। और अगर इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो 29-30 भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित यदि मैं बात करूं तो उसमें अगर पूरा डिटेल्स में हम जाएंगे तो उसमें ये इस बात की चर्चा रहेगी कि कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है ना, माइनॉरिटीज, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज कौन सी है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है मुस्लिम है, मतलब सबसे बड़ी संख्या में जो माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में हो ना, तो अल्पसंख्यक, तो सबसे बड़ी अल्पसंख्यकों में मुस्लिम धर्म है ना। फिर हम बाकी जो अल्पसंख्यकों में आते हैं जैसे सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, है ना, क्रिश्चियन, ये लोग जो है माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, है ना, इत्यादि, या वो माइनॉरिटी है, इसकी वजह से किसी संस्थाओं में क्या हो गया, किसी संस्थाओं में उसे जाने से रोका नहीं जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले बुर्का वाली ही कहानी चल रही थी ना, कर्नाटक वाले क्षेत्र में शिक्षण संस्थान में, तो उनका भी अपना रूल होता है, लॉ होता है, तो उसको, तो भारत में थोड़ी ये जो है अभी की जो समस्याएं थोड़ी ये चल रही हैं ज़्यादा, है ना, कंट्रोवर्शियल तरीके से। कुछ और क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ऐसे डायरेक्ट चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो ये आर्टिकल से क्वेश्चन ये बन जाएंगे। कुछ हम अगर त्योहार और त्योहार तो देख लिए हैं केरला के, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित तो अगर हम क्वेश्चन की चर्चा करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो एकदम से बेहतरीन जगह पे पड़ने वाला पूरा ऐसा, वहां पे सबसे ज्यादा ठीक ठाक बारिश होती है। सबसे पहले अगर बारिश कहीं होती है तो केरल में ही होती है, भारत में, है ना। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में बरसात होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो केरल के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान उनको देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें पेरियार से खूब पूछा जाता है। यहाँ पे खूब हाथी वगैरह बहुत पाए जाते हैं, इसलिए उसका राजकीय पशु भी है। तो पेरियार नेशनल पार्क, और पेरियार क्या है, नदी भी है, जो वहाँ की सबसे बड़ी नदी है ना। हालांकि वहाँ 44 नदियां हैं, हाँ, जिसमें केरला में, हाँ। अब 3 नदियां जो है, मतलब बाकी जो है पूरब से पश्चिम, यानी इस तरीके से। फिलहाल उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं पूछा जाता है, नदियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो पेरियार से ही पूछता है। तो पेरियार नदी है और पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है। साइलेंट वैली खूब पूछा जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, केरल में है। अन्नामुडी या अनाईमुडी कहते हैं, तो अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान या अनाईमुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके केरला में है ना। अब देखिए ये पहाड़ियां हैं, अनाईमुडी, दो बेट्टा, ये पहाड़ी है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसी का ये हिस्सा है, समझ रहे ना। तो सबसे ऊंची चोटियों में से। फिर एराविकुलम, ये भी, यानी कि ये जितने भी रखे गए हैं सब बेहतरीन है ना। यहाँ तक तो एकदम से बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी केरल का ही है। माथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद हम कहेंगे पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। देखो कई बार अगर पूरा नाम देगा तो 2-3 तो 16 करके नाम रहेगा, तो हम कर पाएंगे केरला। उसके बाद कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो केरल का क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर से मैं अगर रिपीट करा दूं, पेरियार नेशनल पार्क याद रखेंगे, साइलेंट वैली है ना, शांता घाटी जिसे हम कहते हैं, और बहुत बेहतरीन जगह है। और उसके बाद अनाईमुडी या अन्नामुडी, ठीक है। उसके बाद एराविकुलम, माथुकेतन, पंपादुम, और उसके बाद कुमारकोम। फिर नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ के कौन कौन से हैं इंपोर्टेंट, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है केरल का हो जाएगा, हाँ, मुथुंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, मुथुंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। परम्बिकुलम खूब पूछा जाता है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा अंतर होता है।
अपेक्षाकृत वन्यजीव अभ्यारण्य में नेशनल पार्क के सापेक्ष ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है ये मामला। देखिए, सबसे पहले कोई भी क्षेत्र जो होता है वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर धीरे धीरे चीज़ें अगर बढ़ती जाती हैं और मामला गंभीर होता जाए, कुछ वहाँ के जंतु या जो भी पौधे हों खत्म होने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उस लेवल पे पहुंच जाता है उस अवस्था में, तो उसे वन्यजीव अभ्यारण्य से कन्वर्ट करके राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाएगा भारत में कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। स्टैटिक जी कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, इसी तरीके से तैयारी भी करनी होती है। तो देखो, हैली नाम का राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, वन्यजीव अभ्यारण्य पहले वो भी था। ठीक है। तो हैली का नाम बदल के क्या रख दिया गया? काजीरंगा। सॉरी, काजीरंगा थोड़ी, काजीरंगा तो असम में चला जाएगा। जिम नेशनल का या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये सबसे पहला है जिसे हैली, पहले नाम हैली था, तो वो भी पहले वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था। तो यानी हम कहें तो नेशनल पार्क से थोड़ा सा नीचे वाले स्तर का ये होता है वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर नैयर बांध और वन्यजीव अभ्यारण्य, पेम्पारा भी पूछा गया है कई बार, अरकलम वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। और एक दो पक्षी अभ्यारण्य भी हम लोग देख लेते हैं। पक्षी अभ्यारण्य में थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य और मंगलवनम पक्षी अभ्यारण्य, ये केरला के पक्षी अभ्यारण्यों में से दो है। महत्वपूर्ण है ना, सभी के नहीं रखे गए, महत्वपूर्ण रखे गए हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि पर्याप्त हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना केरल से संबंधित। बाकी जो जिसमें मैं स्टार बनाया था और जो ज़्यादा मैंने उसको पॉइंट आउट किया, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हालांकि मैंने सोचा कि थोड़ा और बेहतर तरीके से कर लें, तो कुछ और भी क्वेश्चंस रख लिए गए थे, लेकिन जो जिस पे स्टार या पॉइंट आउट किया गया वो बहुत बार बनता है क्वेश्चन। ठीक है। अभी मामला ज़्यादा उजागर है तो ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।